खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ है मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। ज़ैद गशकोरी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अंदर की खबर रखते हैं। लेकिन कुछ खबरें पहले। एक तो बात ये नाज़रीन कि हम और हमारी रूलिंग इशराफिया क्यों हमेशा बाहर देखती रहती है। क्या इसका अवाम से जो है एतमाद उठ चुका है, वहाँ हुकूमत ऐसे बदलेगी तो जहाँ ये हो जाएगा, अगर ये में हमारी हुकूमत बदल गई है तो वहाँ से बदली है। वाई नॉट वी हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन आर ओन पीपल। हम क्यों देखते हैं? इसकी वजह शायद ये है कि हमारे सारे फैसले जो लंदन में होते हैं, तो क्या हमारी रूलिंग इशराफिया अपना तमाम एतमाद अवाम पर खो चुकी है? उसे एक जो है वो उसकी एक बयान की अपने हक में किसी बड़ी ताकत की तरफ से इंतज़ार रहता है। क्या मामला है, इसमें कितनी सदाकत है, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसमें ज़ैद गशकोरी साहब से पूछेंगे। मुज़ाकरात 9 मई के फैसले के बाद होंगे, पार्लियामान में बात हुई। खुदा का खौफ करें यार, आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, कोई मैंडेट है। आपने जिस तरीके से कैपिचुलेट किया है, और हमें यही तो दुख है कि हमारे नुमाइंदे जो हमारे वोट से इलेक्ट होकर आते हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं या किसी और के नुमाइंदे हैं। और ये वही जो मैंने बात की कि वो लंदन में फैसले बैठ के हो रहे हैं, तो आप मुज़ाकरात करने के अहल हैं। ये ढकोसला छोड़ें, जिन्होंने करने होंगे कर लेंगे, नहीं करने होंगे नहीं करेंगे, उस पर बात करेंगे। और कीमतों में इजाफा होता रहे, वही तनख्वाहों में भी तो इजाफा हो रहा है। 526% तनख्वाहें बढ़ी जनाब हमारे MPs और वज़रा की। कौन कहता है कि यहाँ खुशहाली नहीं है? क्या हुआ अगर 1 से 4 ग्रेड के लोगों को हम नौकरी से निकाल देंगे? जैसे राना शहबाज साहब ने यहाँ खबर दी थी, IMF का मुतालबा पूरा होता है नहीं होता, इस पर बाद में बात करेंगे। और ये जंग बढ़ती नज़र आती है। अब रूस के अंदर उनके जो टॉप साइंटिस्ट हैं और जर्नैल भी हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और केमिकल वेपन्स के माहिर, उनको वहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाता है। और रूस कहते हैं हम जनाब नेटो पर हमला कर देंगे। ये कहानी किस तरफ जा रही है? मगर फिलहाल आते हैं मकामी और नेशनल इश्यूज़ की तरफ। वेरी मच ज़ैद गशकोरी साहब, एक तो ये बताएं, दोनों बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मियाँ साहब से भी पूछते हैं। ये हम बाहर की तरफ देखते रहते हैं, क्या बाहर से किसी कुछ होना है? और क्या हमारे जो लीडर हैं वो अपना एतमाद अवाम से खो चुके हैं, इसलिए वो कभी लंदन की और कभी अमेरिका की बैसाखियाँ ढूंढते हैं? और सेकेंडली, ये मुआहिदा करने जोगे हैं, इनकी इतना मैंडेट है, इतनी जान है कि ये खुद को फैसला कर लें? जनाब ज़ाहिद गशकोरी साहब, आपका जो इशारा है, मैं ये समझूं कि जो बानी PTI के साथ जो स्टेटमेंट अमेरिका से आ रहे हैं, या फिर दूसरी बात आप कुछ करना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि सारे बाहर देख रहे होते हैं, अमेरिका से चिट्ठे ले लें। और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन साहब ने कह दिया जी कि इनको ये कर दें, वो कर दें। वाई कांट वी मेक आवर ओन डिसीजंस विद इन आवर ओन पॉलिटी बाय आवर ओन इलेक्टेड लीडर? सेकेंडली, और क्या ये जो कुछ बातें चल रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, इनमें सदाकत कितनी है और इनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? गशकोरी साहब, देखिए काजी साहब, एक तो ये है कि एक बेहतरीन लॉबिंग फर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, UK या दुनिया के दूसरे ममालिक में हायर की हुई हैं। एक बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, आप अरबों का पैसा कह सकते हैं। मैं एक मिसाल और स्टोरी आपको देना चाह रहा हूँ। जब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके चेयरमैन बनने के चंद दिन बाद अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ एक लॉबिंग फर्म रजिस्टर करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, और उन्होंने फंड जनरेट करना शुरू कर दिया और उसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को रखा। तो मुझे वो मालूम हुआ, मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन आ गई, फंड रेजिंग शुरू हो गई। चंद दिन गुजरे थे, मे बी आई थिंक 6 दिन गए थे, 7 दिन थे गुजरे थे। तो मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, मैंने कहा कि आप बैरिस्टर साहब चेयरमैन बन गए और आपके नाम से एक अमेरिका में लॉबिंग फर्म है जो कि बड़े बड़े लॉबिस्ट को हायर किया जा रहा है और जो पाकिस्तानी करोड़ों रुपए के हिसाब से उनकी फीस है, आपको ये मालूम है? उन्होंने कहा जी मुझे ज़ाहिद ये तो पता ही नहीं है कि मेरे नाम से कोई फॉर्म बनी है या नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं पता करूँगा, आपको डिटेल दूंगा। बट मेरा मकसद है कि इतनी बेहतरीन लॉबिंग वो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके, और सबके सब पैसे बाहर से ही लॉबिंग होती है और बाहर से ही पैसा जनरेट होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आता है। 6 इन्होंने कांग्रेसमैन को हायर किया था अमेरिका में, जिसमें 2 इंडियन ओरिजिन के भी थे। वो लॉबिंग करते रहे, फिर उन्होंने एक लेटर लिखवाया। आपने देखा कि पिछले महीने भी लेटर लिखा गया था जो बाइडेन को। अभी ट्वीट्स आए हैं बैक टू बैक मैराथन, आपने पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में आपने देखा होगा
जो कि स्टैंडिंग पोजीशन है आने वाले 2 दिनों में जब प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाएंगे सदर अमेरिका के, उनके जो एम्बेसडर एट लार्ज, ऐसे एम्बेसडर जो किसी भी स्पेशल टास्क पे अमेरिका जहां चाहेगा अपनी लॉबिंग करना चाहे या किसी भी गवर्नमेंट के साथ अपने स्पेशल इनिशिएटिव या कोई टास्क या इस तरह की पार्टनरशिप चाहे, तो ये मौजूदा जो उन्होंने तैनात किया है रिप्रेजेंट करेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट को, और वो ट्वीट कर रहे हैं कि रिलीज इमरान खान कई बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक बड़ी लॉबी है उनकी इसके लिए। जब किसी भी सियासी जमात के हेड या पाकिस्तान में बड़ी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा बिल्कुल वो बाहर की तरफ ही देखते हैं। आप सही कह रहे हैं। कभी लंदन में, साहब तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं या जो उनके कारकुन हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है कि दबाव आएगा पाकिस्तान पे, सऊदी अरब का दबाव आएगा, इंग्लैंड से दबाव आएगा, अमेरिका से दबाव आएगा और बानी पीटीआई इस तरह के दबाव आएंगे। क्या हम खुद मुख्तार मुल्क हैं? मुझे तो ये इख्तरा लगती है। और जिस तरह पहले इख्तराएं थी 24 नवंबर का एहतजाज और उसके बाद ये सिविल नाफरमानी, मुझे तो ये भी इख्तरा लगती है। आपके पास क्या खबर है सर? नहीं, आपकी बात में वजन है। उसकी वजह यह है कि इस खिते में अब देखना यह है कि अमेरिका का कितना इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो कौन सी लॉबिंग लाना चाहेगा, कोई कोशिश करेगा पाकिस्तान में। खिता बड़ी तब्दीली देखने वाला है। जो शाम की सूरत हाल हुई है, अब पाकिस्तानी जो बड़े ताकतवर हल्के हैं वहां पर ये एक डिस्कशन है कि अगर ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि ईरान में कोई इस तरह की सूरत हाल हो जहां पर जो कलदम तंजीमें हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करें पाकिस्तान में, फिर बलूचिस्तान में क्या होगा। दूसरा, अफगानिस्तान की सूरत हाल तो पहले ही आपके पास है। तो इस खिते की बड़ी अहमियत है आने वाले महीनों में या सालों में, 2 साल में। उसमें क्या इमरान खान की अगर हुकूमत आती है या इमरान खान बानी पीटीआई पर्पस सर्व करेंगे अमेरिका का, जो वो चाहते हैं कि उनके अच्छे ताल्लुकात हों, या वो हमेशा ही अमेरिका मुखालिफ उसके तौर पर जाने चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ इंडिविजुअली देखनी है कि क्या अमेरिका के सदर की इनसे ज़ाती ताल्लुकात है नंबर 1, या फिर रियासत के बेस पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी। इस नजर से देखा जाएगा। कबल वक्त है लेकिन वो बहुत खुशियां हैं, मना रही हैं, इसमें खुश। लेकिन गशकोरी साहब, मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ। एक और इमर्जिंग ब्लॉक है, रशिया है, चाइना है। हमारे ज़्यादातर मफाद अभी कल मुआहिदा हुआ, इंडिया इतना तेल वहाँ से खरीद रहा है, तो वही है अदर ऑप्शन। लेकिन मैं सवाल आपसे एक और करता हूँ, ये जो बयान बार बार आ रहा है कि जी हमने मुज़ाकरात, क्या ये मुज़ाकरात, क्या मैं मुहावरा बोलूँ, कौन से ये मुज़ाकरात कर सकते हैं? क्या आर दे सिंसियर दिस गवर्नमेंट टू होल्ड एनी काइंड ऑफ टॉक्स, एंड इफ एट ऑल दे आर सिंसियर, डू दे हैव एनीथिंग टू ऑफर टू पीटीआई लीडर? सर, मैं नहीं समझता कि टॉक्स का कोई नतीजा होगा या इवन ये शुरू हो पाएंगे। मेरी नज़र में तो शुरू भी नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं जो देख रहा हूँ इस आने वाले 2 हफ्ते में, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, 10 जनवरी तक की मैं एक डेडलाइन सी आपके एक प्रोग्राम में मैंने शायद बात की थी कि 11 दिसंबर को ये पॉसिबिलिटी है कि जनरल पेरिस के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाए। तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं या 20 दिन कह लें, और पहला सिलसिला तो ये शुरू हो रहा है कि आपको कन्विक्शन सारी नजर आएंगी। जो 9 मई के वाकयात थे, सारे केसेस मुकम्मल हो चुके हैं, और ये 25 दिसंबर के बाद आपको सारे फैसले जिसमें मेजॉरिटी सजा हो जाएगी ऐसे लगता है। ये जो 85 केसेस हैं नंबर 1, सेकेंडली उसके बाद एक सजा किस किस को हो रही है? क्या बानी पीटीआई भी सजा भुगतेंगे और किस किस को सजा हो रही है मिलिट्री कोर्ट से सर? जो मुझे लगता है कि ज्यादातर केसेस में 3 साल, 6 महीने, साल, इवन के 14 साल तक भी सजा हो सकती है, और ये मेजॉरिटी में होगी। कुछ हो सकता है रिलीफ मिले, हो सकता है 20 केसेस में या 15 केसेस में रिलीफ हो, लोगों को सजा जरूर होगी। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है जो एविडेंस आया है। बाकी तो ज़ाहिर अदालतों ने फैसले देने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेट किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो एविडेंस रखा गया है जिससे लगता है कि कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये 20% से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी सारे लोगों को शायद सजा हो सकती है,
उसके बाद जनरल फैज का जो फैसला है वो इम्पोर्टेंट है, जिसके सिम्बॉलिकली भी अहमियत है पाकिस्तान की सियासी उस पर भी, और 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। और लगता यही है कि शायद डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट हो इस केस का इमरान खान के साथ, और इमरान खान को क्या नेगोशिएशन से रिलीफ मिलेगा, बाहर आएंगे, वो तो ज़ाहिर है अदालतों से आएंगे। गशकोरी साहब, मैं आपको एक शॉट सुनवाना चाहता हूँ जावेद लतीफ़ साहब का, इस पर आपका कमेंट लेता हूँ, सुनाइए जी। अब कहते हैं ना गशकोरी साहब, ये तो कह रहे हैं कि गलियां हो जान सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर असद दुरानी साहब को भी ले आते हैं, फिर वो केस भी ले आते हैं जनाब जिसमें पैसे पकड़े मियां साहब ने और साहब ने। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। डू यू थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी लेजिटिमेट डिमांड, लेकिन फिर कहाँ से शुरू करें गशकोरी साहब? और बाजवा साहब को भी ये गिरफ्त में लाएंगे? देखिए, जो मेरे सोर्सेज हैं, एक हफ्ता पहले तक तो उनसे कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं हुई थी या उनसे कोई मदद तलब नहीं की गई, ना ही कोई वजाहत के ज़ाहिर है वो आपके अंडर काम कर रहे थे तो आप भी असिस्ट करें इस केस में, या एक हफ्ता पहले है। लेकिन जब से ये नई सूरत हाल बाकायदा जनरल साहब का तो आज से शुरू हो गया है कोर्ट मार्शल, आपको मालूम ही है ऑफिशियली तौर पर, और ये विद इन 2 वीक्स कंक्लूड हो सकता है। अब तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई है वकील के तौर पर। और दूसरा, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए या नहीं, मुझे तो लगता है कि पनामा केस दोबारा शुरू हो रहा है। अरे क्या खबर दे दी आपने, पनामा केस दोबारा शुरू हो रहा है, इस पे जरा बताइएगा। इतनी बड़ी आपने स्टोरी ब्रेक कर दी। दोबारा शुरू हो रहा है, मैं आपको सिर्फ हेडलाइन दे रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप इस पे 10 दिन बाद वो करें। मैं आपको नाम भी दे दूंगा कि कौन से 10 लोग हैं। यानी आप वो पनामा जो कौन से लोग आ रहे हैं सर, कुछ इशारा तो हो? नहीं इशारा, वो आप लिस्ट उठाएं, 440 लोग हैं और उसमें बड़े लोग ही आएंगे 10। और आप ये हो सकता है नया पिंडोरा बॉक्स हो सकता है पाकिस्तान की सियासत का रुख भी तब्दील हो। तो ये कोई आसान सियासत नहीं होने वाली है, ना ही यूं समझिए कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। इस स्टेज पर नहीं लगता है, मुझे तो लगता है 190 मिलियन पाउंड में उनको सजा हो सकती है और वो वह एक संजीदा केस। लेकिन गशकोरी साहब, कल एक मीटिंग हुई वजीर आजम की ज़ेर सदारत जिसमें ये फैसला किया गया, उसमें बड़े सारे लोग मौजूद थे, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। उसमें ये फैसला किया गया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब भी किया जाएगा और हिसाब भी लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले दिन हैं उनमें ये एहतसाब और जो हिसाब है ये शुरू होने वाला है? और क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई का ट्रायल फौजी अदालत में होगा या उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही सजा मिलेगी? देखिए, ये अभी प्री मैच्योर है कहना कि उनका मिलिट्री ट्रायल में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रखी हुई है और मैं समझता हूँ कि अभी इस स्टेज पर कोई फैसला नहीं हुआ कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस आपने एक देखा होगा, हुकूमत ने FIR सील किया उनके केस में, जो कि रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए थे और वो FIR उन्होंने सील कर दिया। और बिल्कुल वो भुट्टो तर्ज का केस है जो कि 50 साल बाद पाकिस्तान की तारीख जो है दोबारा अपने आप को दोहरा रही है। उस FIR में ये लिखा हुआ है, आखिरी 3 पैराग्राफ में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि ये तमाम जो प्लान था डी चौक का, जिसमें मुबैना हलाकतें भी हुई, कि ये अडियाला जेल में बनाया गया और बानी PTI ने ही बनाया है, बना के अपने इन टॉप लीडरशिप को जिनके 10 नाम लिखे हुए हैं कि ये लोग, इनको कहा कि आप जाकर एग्जीक्यूट करें, मारें सब लोगों को, जो भी हो मुझे आपने निकलवाना है। इसके जो गवाहान हैं वो उन्होंने कहा कि मशक्कती हैं 2-3 और 2-3 जेल के कैदी हैं जो इमरान खान के साथ हैं, और साथ पुलिस जो स्पेशल पुलिस है अडियाला जेल की, उनके वादा माफ गवाह आ रहे हैं। आप गशकोरी साहब ये कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये किसी भी वक्त जब भी अदालत या कोई फोरम चाहेगा तो ये विटनेसेस हैं कि यहाँ प्लान बनाया गया था डी चौक का। अच्छा 26 गशकोरी साहब, जब आपने पनामा की बात की तो क्या ये भी क्या अक्रॉस दी बोर्ड होगा जो एक हेस्टली इंसाफ मिला
क्या वो भी दोबारा से खुलेंगे या कोई नए लोग होंगे इसमें पनामा में? नहीं, नए तो आ नहीं सकते यार। इतने बड़े बड़े लोग काजी साहब जिनके नाम आए थे, उन्होंने सियासत छोड़ दी इसी वजह से, डर के मारे वो पीछे बैठे हुए हैं। वो तो वो वजीर बनते थे, बड़े बड़े ओहदे उनके पास होते थे, वो इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, दूसरा इलेक्शन, और बड़े बड़े लोग हैं। ये तो आपको इंटरव्यू करें आप जमात इस्लामी के जो साबिक चीफ हैं सिराजुल हक साहब। लेकिन गशकोरी साहब, आपने फरमाया है कि सियासत का रुख चेंज होने जा रहा है। क्या पनामा केस जो है वो मौजूदा सियासी जो क़यादत है इन पर भी असरअंदाज होने जा रहा है? क्या ये मौजूदा जो क़यादत है ये तब्दील होने जा रही है? क्या होने जा रहा है सर? हुकूमत में बैठे हुए भी लोग होंगे ना इसमें, और वो हैं, उनके नाम है, और आपको पता है कि वो कौन लोग हैं। कुछ केसेस का ज़ाहिर है, एक केस है जिसका वो हो चुका है पहले। अब उसका नया अगर एविडेंस आता है तो सरकार का ये कानून तो है कि वो केसेस खुल सकते हैं दोबारा, या न्यू इंक्वायरी, नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है, चाहे वो FIA करे या ये। इसका तो साइज अरबों रुपए है। वॉल्यूम 10 जो रखा हुआ है, वॉल्यूम 10 खुल सकता है सर? वॉल्यूम 10 तो अब पब्लिक में इतना आया है, उसी बेस पर ही तो चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड और उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, इसलिए तो रखा हुआ था। अब इस्तेमाल हो सकता है या नहीं होता। कशकोरी साहब, बहुत बड़ी जायद कशकोरी साहब, तो पंडोरा आपके पास होता है खबरों का। थैंक यू वेरी मच, आप हमें टाइम देते हैं, लेकिन बहरहाल हमें चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। क्या होने जा रहा है कुछ हमने निगाह मुस्तकबिल में ज़रा डर डर के ही डालते हैं। बहरहाल बड़ी खबरें हैं उनके पास, मगर एहतसाब तो बहरहाल होना चाहिए हर, और बिल्कुल दुरुस्त अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और भी बड़े मौजूआत हैं। रूस के न्यूक्लियर साइंसदान की बात करेंगे, डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ होंगे। क्या मैशत वाकई एक अच्छा खुशगवार मोड़ मुड़ने वाली है आवाम के लिए? क्या मामले हैं? और 526% तनख्वाहों में इजाफा, ये क्या एब्सर्डिटी है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मैशत की दुनिया का एक मोतबर नाम जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट आता हूँ। कल भी हमारी गुफ्तगू हमेशा मैशत पे बात करते हैं, कहा जा रहा है पॉलिसी रेट्स नीचे आ रहे हैं, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बड़े हैं, तो क्या इस मुल्क के अवाम ये समझ लें कि अच्छे दिन गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं? कोई अवामी हवाले से आपको लगता है, या मैशत दोबारा से ट्रैक पर जाती नज़र आ रही है? हाउ डू यू लुक एट दीज थिंग्स प्लेइंग आउट, डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाज़े तौर पर हमें इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो नुमाया तौर पर कम हुई है। एक वक्त ऐसा था पिछले साल जबकि ये तकरीबन 30% पर पहुंच गया था, तो अब ये है कि कम होकर ये तकरीबन 5% पे आ गई थी पिछले महीने। ये बहुत वाज़े तौर पर कमी है, बट अलबत्ता ये बात हमें अप्रिशिएट करना है कि कीमतों में कमी नहीं आई है, कीमतों के बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, तो इससे थोड़ा फ़र्क है। और यकीनन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कुछ इजाफा है। उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त जारी है, और आगाज़ में कुछ काफ़ी पैसे अल्लाह के फजल से आए हैं पाकिस्तान में, तो रिजर्व्स कोई 12 अरब डॉलर के करीब हैं, तकरीबन 2 महीने की इंपोर्ट कवर दे रहे हैं। मगर मैं एक बात कहता चलूँ कि इसमें जो चीज़ परेशान कुन है वो ये है कि हमारा शर्रे नमू जो है, GDP का ग्रोथ रेट, वो बहुत अफसोसनाक पोजीशन में जा रहा है। आपके ज़री शोबा जो है उसमें आप ये देखिए कि पैदावार की नुमाया तौर पर कमी आई है कपास में, और फिर आप ये देखिए कि हो सकता है कि गंदम की फसल भी अच्छी ना हो। दूसरी तरफ जो आज के दिन ही खबर आई है कि पहले 4 महीने जो हैं इस साल के जुलाई से अक्टूबर तक आपका सनती पैदावार मनफी रहा है, गिरावट आई है, और इसके माने ये है कि
तरक्की की रफ्तार जो है वो अभी तक बढ़ी नहीं है, और साथ साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बेरोज़गारी में वाज़े तौर पर इजाफ़ा होता रहा है पिछले कुछ साल से, और अभी भी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और साथ साथ गुर्बत में कमी उसी वक्त आएगी जब आपके फी कस आमदनी में इजाफ़ा होगा और लोगों को ज़्यादा नौकरियां और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो इस वक्त एक बड़ा मिक्स्ड पिक्चर है। वी कैन नॉट येट डिक्लेयर विक्ट्री, कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, साहब जो शरह सूद है वो तो कम हुई उस नज़र आ रही है, और आपने कहा ये प्लस पॉइंट है, लेकिन शरह नमू आपने कहा कि नहीं बढ़ रही। दूसरी जानिब जो गुर्बत है उसमें कमी नहीं आ रही, जो महंगाई है उसमें कमी नहीं आ रही, जो ग्रोसरी बिल आज से 4 माह पहले था वही आज है। तो इसमें इजाफा कैसे हो सकता है, गुर्बत में कमी कैसे आ सकती है, लागत जो है वो कैसे कम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो लागत है पैदावारी लागत वो बहुत ज़्यादा है, इसमें हम जो है बेहतरी कैसे ला सकते हैं सर? वाज़े तौर पर अगर आपको तरक्की की तरफ जाना है और बेरोज़गारी को और गुर्बत को कम करना है तो एक ही रास्ता है, और वो ये कि शरह नमू में इजाफ़ा हो, और ख़ास तौर पे उन सेक्टर्स में इजाफ़ा हो, सनती हो या सर्विसेज हो मुख्तलिफ, जिसमें रोज़गार ज़्यादा हासिल करते हैं लोग। वो पिक्चर अभी तक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, और इस बात की हमें परेशानी है। हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई है, मगर इन सब के बावजूद शरह नमू में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, और इसके बग़ैर गुर्बत और बेरोज़गारी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आपने एक बात की और मियाँ साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, ये फरमाइए कि जो सनती पैदावार हमारी नेगेटिव में गई है क्या, और ये जो हम अगर स्पेसिफिकली उनको बयान करें, लूज टर्म्स ये जनरली बात ना करें, जो कास्ट ऑफ मेकिंग बिजली एंड सेलिंग है उसकी वजह से ज़ाहिर शरह नमू नहीं होगी, क्योंकि रियल इकॉनमी अगर आगे नहीं जाती तो स्टॉक के ऊपर जाने से या कर्जे लेने से मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस तो आ जाएगा, मगर ना नीचे ट्रिकल डाउन होगा ना मैशियत फैलेगी। एम आई राइट इन माई दिस असेसमेंट डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। ट्रिकल डाउन उस वक्त होता है जब सनती पैदावार और आपके ज़री शोबे में तरक्की की रफ्तार में इजाफा होता है। और आप ये देखिए कि हमारा जो सनती शोबा है पिछले 5 साल से उसमें तकरीबन ना इजाफा होने के बराबर है, और आज पोजीशन ये है कि हमारे सरमायादार जो हैं वो सनती पैदावार से हट चुके हैं काफ़ी हद तक, और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं प्रॉपर्टी पर, घरों पर। तो ये एक अनप्रोडक्टिव सिलसिला है, इसलिए कि अफसोस की बात है कि हाउसिंग सेक्टर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टीज़ में करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं होता। हमें इस वक्त अगर आगे बढ़ना है और एक सस्टेनेबल बेसिस पर IMF के जाने के बाद भी आगे बढ़ना है तो हमें एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर इजाफा करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। डॉक्टर साहब वन मोर थिंग मैं आपकी खिदमत में पूछना, ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे हम बड़ी बगलें बजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो कैसीनो कैपिटलिज्म का एक एक्सटेंशन है। इसमें जिस वक्त डॉ जोन्स गिरा था 90s में, तो गिरने के बाद भी वो कहते थे $88 से 24 सेंट पे आ गए थे एनरॉन के शेयर, तो कहते थे अभी तक भी 60% जो है ये ओवर वैल्यूड है। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ गुड मेजर एंड अ गेज टू मेजर दी इकोनॉमिक ग्रोथ? With all due respects, ये जो आपका स्टॉक मार्केट है एक बहुत ही महदूद किस्म का मार्केट है, और इसमें जो इनसाइडर वगैरह की ट्रेडिंग होती है मुल्क के अमीर तबका जो है वो उसमें मुलव्वस रहता है। और इस मर्तबा इजाफे की वजह क्या है? आप ये देखिए कि हमारा जो बजटरी पोजीशन है वो पहले 4-5 महीने इस साल अच्छा इसलिए हो गया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
हमारी हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को 2500 अरब की प्रॉफिट दी। जब आपने इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दी तो गवर्नमेंट को कर्जे लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, और इस वक्त नेगेटिव है कि गवर्नमेंट ने कोई कर्जा नहीं लिया। माशाल्लाह, इस पे हमें ताली बजाना चाहिए। मगर हुआ ये कि इसके नतीजे में बैंकों के पास जो पैसा है वो समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने, इसलिए कि वो 90% ज़्यादातर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लेते हैं। तो अब उन्होंने मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिया है और तकरीबन 1000 रुपए पिछले 2-3 महीने में ज़्यादा पैसे प्राइवेट सेक्टर को लोन के तौर पर दिए गए हैं। और चूँकि इन्वेस्टमेंट कम है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा गया है, और उससे मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ रफ्तारी आई है। हम सब की दुआ है कि ये कायम रहे। अच्छा साहब, आपने शरह नमू की बात की है, और शरह नमू जो है सनती पैदावार ख़ास तौर पे वो इसलिए बढ़ती है कि जब बिजली की कीमतें, तवानाई की कीमतें कम हों, तो हुकूमत एक दावा तो कर रही है कि हम कीमतें कम कर रहे हैं, और इसमें IPP से बात भी हो रही है, बिजली चोरी पर रोकने की बात भी हो रही है, ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करने की बात भी हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि 25 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली जो है वो सस्ती करने की बात भी हो रही है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जब ये तवानाई की कीमतें कम होंगी तो शरह नमू में इजाफा होगा? यकीनन इस वक्त देखिए कि पोजीशन ये है कि आपका जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है वो तकरीबन 17 से 18 सेंट फी किलोवाट आवर है। और आप ये देखिए कि हमारे साथ के जो मुल्क हैं, हिंदुस्तान या बांग्लादेश, वहाँ मुश्किल से ये 8 या 9 सेंट फी किलोवाट आवर। आपकी कंपेटिटिवनेस बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, और इस साल आपके एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ है वो ज़्यादा चावल की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, टेक्सटाइल्स में इतना नहीं हुआ है, और टेक्सटाइल्स की कंपेटिटिवनेस मुतासर हुई है इस फैक्टर से कि बिजली की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में हद से ज़्यादा हाई है। अब ये देखना है कि हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है, इसलिए कि जो हमारे बाहर के IPPs आए हैं पाकिस्तान में, चाइनीज़ वगैरह, जो कि पिछले 10 साल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ से हुई है, क्या उनमें हम कोई तब्दीली ला सकेंगे गारंटीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट्स में? यह बहुत मुश्किल है। अलबत्ता गवर्नमेंट यकीनन कोशिश कर रही है, और हम ये सब ये चाहते हैं कि कुछ हद तक कामयाबी हो तो हालात ख़ास तौर पर सनती पैदावार के कुछ बेहतर हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी एक खबर ये गलत है, ये सही है, प्लीज़ आपकी निगाह गहरी रहती है कि सोलर पे जो हम जाना चाहते हैं उसमें कुछ आलमी मालियाती इदारे रुकावट का बायस बने। इज़ दैट ट्रू, एंड इफ इट इज़ सो व्हाई? उसकी वजह यह है कि अगर प्राइवेट सोलर जनरेशन शुरू हो जाए तो एज इट इज़ आपकी जो पब्लिक जनरेशन कैपेसिटी है आपके प्लांट्स में वो तकरीबन 44,000 मेगावाट्स हैं, और इस वक्त मुश्किल से आप 27,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर सोलर का सिलसिला फैला और प्राइवेट लोग और इंडस्ट्री इस पे चले गई तो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वो और कम इस्तेमाल होंगे, और उससे फिक्स कॉस्ट और बढ़ेगा, और जो हमारी उम्मीद है कि कीमतें कम होगी वो बढ़ जाएंगी। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हालांकि सोलर एनर्जी एक बेहतर तरीक़ा है, मगर हमें अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए इस प्रोसेस को टेम्परेरीली रोकना पड़ेगा। ये मजबूरी ज़रूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि क्या अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का जो ये एक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक टर्माइल है, इसकी बेसिस ही तो वो तमाम मुआहदे हैं 93 से जो अब तक जिस अंदाज में किए गए, 27,000 की ज़रूरत है, 44,000 लगा दिए, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है और हम सस्ती बिजली की तरफ जा भी नहीं सकते, तो ये है एट दी दिस इज़ दी प्रॉब्लम है हमारी बुनियादी। एब्सोल्युटली, मैंने तो बहुत मर्तबा टीवी प्रोग्राम्स में ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई ब्लैक होल है तो वो हमारा बिजली का सेक्टर है। इसने बहुत परेशान किया है
ना सिर्फ इंडस्ट्री को बट घरानों को जो बिल आते हैं आजकल वो आसमान तक पहुंच चुके हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो ये एक 1994 की पावर पॉलिसी जो आई थी वो इतनी लॉपसाइडेड थी और इतनी नामुनासिब थी कि उसको हमें आगे चलकर कुछ तब्दीली करना चाहिए था, मगर 2015 में भी इसी तरह की पॉलिसी को कायम रखा है। और अब नतीजा ये है कि चाइनीज़ IPPs जो लगे हैं उनकी जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसको ऑनर करने में आप देखिएगा आगे चलकर और मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। गोया ये जो हमारा आइंदा एक तरफ तो परेशानियों का माहौल है और दूसरी जानब गुर्बत है, तीसरी जानब कर्ज़ों का माहौल है, और एक तरफ पंजाब हुकूमत ने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें उनकी तनख्वाहों में 526% इजाफा कर दिया है। जो MPA है उनकी तनख्वाह लाखों में चली गई है, जो स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह जो है वो कई लाखों में चली गई है, और जो वज़रा हैं वो भी लाखों में चले गए हैं। तो सर क्या ये तनख्वाहें इस माहौल में इतनी बड़ी इजाफा करना चाहिए था? देखिए, पंजाब हुकूमत के बारे में एक वाज़ेह बात यह है कि हुकूमत ने इस साल का बजट जब बन रहे थे उन्होंने ये कमिटमेंट किया है पंजाब की हुकूमत ने कि इस साल वो कैश सरप्लस यानी कि बजटरी सरप्लस जो है माशाल्लाह 630 अरब का जनरेट करेंगे। ये एक रिकॉर्ड सरप्लस है, मगर हुआ ये कि आगाज़ में ऐसा नहीं हो पाया है। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि आगे वाले महीनों में किस तरह से वो मैनेज करते हैं, कि इसलिए कि ये IMF प्रोग्राम का एक बहुत सख्त कंडीशन है कि प्रोविंसेस 1200 अरब के तकरीबन जनरेट करें सरप्लस, जिसमें 630 अरब पंजाब से हो। तो अब हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह कोशिश की जाती है चारों प्रोविंसेस की तरफ से ये सरप्लस जनरेट करें, वरना मार्च में जो IMF का रिव्यू होने वाला है वो बहुत सख्त होगा और हम सब ये चाहेंगे कि पाकिस्तान रिव्यू से कामयाबी से निकले और आगे बढ़े, वरना परेशानी का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया बड़ी वजाहत से और बड़ी यानी आसान ज़बान में। हमने देखा कि हमारा क्राइसिस क्या है, ये हल हो भी सकता है। ये बिजली का सेक्टर जिसे ब्लैक होल उन्होंने कहा है, क्यों उनकी गिरफ्त में नहीं आ सकते, क्यों हमारा लीगल सिस्टम मूव नहीं कर सकता। ये तो आप जानते ही हैं कि लीगल सिस्टम जिन्होंने मूव करना है खुदा न खास्ता कहीं वही बेनिफिशरी ना हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी अहम बातें, रूस के 2 न्यूक्लियर साइंसदानों को किसने कत्ल करवाया, ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ती चली जा रही है दूसरे मुल्कों में, ईरान के बाद हम रूस को भी निशाना देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम एक बड़े वोलेटाइल अहद में कदम रख चुके हैं जहां एक के बाद दूसरी रियासत मेल्ट हो रही है। आखिरी आपने देखा जो शाम में हुआ, मगर इसके साथ ही एक और बड़ा वाकया हुआ और वो ये कि अब रूस के अंदर एक बड़ी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई, जिसके जवाब में उनके कुछ जर्नैल थे या उनके केमिकल जो साइंसदान थे उनको एक निशाना बना दिया गया। उनके साथ एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये अब क्या बाइडन साहब पहले भी अंदर हिट करवा चुके हैं, वो क्या माशाल्लाह खुद बड़े तवील उम्र है, अल्लाह उन्हें तवील ज़िंदगी दे, वो अपने साथ पूरे ग्लोब को भी लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इधर इनका जो वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम तो नेटो पर भी स्ट्राइक्स कर सकते हैं या करेंगे। क्या खबरें हैं आपके पास और ये क्यों हो रहा है और ये खेल क्या है, कुछ समझा पाएंगे हमें आप जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ जी, कादिर साहब बहुत शुक्रिया। देखें कि जो असैसिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव हैं, ये इनके जो हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल फोर्सेस के कमांडर हैं, और ये बड़ी एक फेमस पर्सनालिटी थी। 2 वजूहात हैं, एक तो ये इसके कमांडर थे, सेकेंडली इससे पहले कि ये माउथ पीस थे क्रेमलिन में, वहाँ पे बैठ के डिफेंड करते थे और डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे बताया जाता था कि ये वाज लाइक जिस तरह नाजी जर्मनी में लोग करते थे।
इन्होंने ये स्टार्ट किया कि इंफॉर्मेशन शुरू में दी कि वहाँ यूक्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स वाले वहाँ पे बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो उनके यूक्रेन हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करेगा। फिर उन्होंने ये खबर दी कि वहाँ पे जो डर्टी बम जो है यूक्रेन डेवलप कर रहा है विद हेल्प ऑफ वेस्ट। तीसरी उन्होंने ये भी खबर दी और कि ये है कि जो कुर्स्क पे काउंटर ऑफेंसिव आया है यूक्रेन का, बेसिक ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कैप्चर करना है। और उन्होंने ये भी कहा कोई मिस है होता है तो नुकसान रशिया का ही होगा, सच ए वास्ट कंट्री। एक तो ये फैक्टर था। सेकंड 2017 में ये जब एक कमांडर बने तो इन पे बड़े चार्जेस लगे। अबाउट 4200 करीब के इंस्टांसेस कोर्ट हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ही यूज केमिकल वेपन्स इनसाइड यूक्रेन 2022 से लेके अब तक 2024 के दरमियान में। और इसमें फिर ये भी था कि असैसिनेशन से एक दिन पहले इसका ट्रायल हुआ कीव में यूक्रेन में, दैट वाज हेल्ड इन एब्सेंशिया, और इसमें भी ही वाज चार्ज्ड विद वॉर क्राइम्स। तो वो था। और अब सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं जो रशिया की जो सीक्रेट सर्विस से क्या रूस इतने बड़े नुकसान का बदला लेगा? इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट जो उन्होंने टारगेट किया है, क्या रूस इसका बदला लेगा? और क्या नेटो के साथ कोई बड़ी जंग होने जा रही है रूस की? पहले बात यह है कि मियाँ साहब जो है इट इज ए सीरियस ब्लो है फॉर रशिया एज फार एज सिक्योरिटी उनकी ब्रीच हुई, दैट इज वन। और सेकंड एक मैसेज ये भी आया है कि यूक्रेन की कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्राइक इनसाइड आके रशिया कर सकता है। और फिर देखें कि टॉप ब्रॉस जो है रशिया की, चाहे वो पॉलिटिकल है और मिलिट्री है, वो सेफ नहीं है। और ये पहला इंस्टांस नहीं है, यूक्रेन पहले भी इस तरह के बहुत सारे हमलों में इन्वॉल्व रहा है। तो ये है कि रशिया अभी एक जो स्टेटमेंट उनके जो पुराने प्रेसिडेंट है दिमित्री, उन्होंने कहा है कि वी विल एवेंज द किलिंग ऑफ जनरल जो है, और उन्होंने कहा उसके लिए दे विल गो एंड टारगेट जो भी वहाँ पे मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है यूक्रेन में, ये बदला इसका वो ज़रूर इस पर लेंगे। तो मेरा ख्याल में एक वो है। और इसमें अभी ये भी डेवलपमेंट होगी, जैसे आपने नेटो की बात की है, नेटो भी है। अब इसमें डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स है बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि बाइडेन जाते जाते कुछ ना कुछ चीज़ें सॉल्वेज करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने अलाउ किया कि आप वेपन्स को यूज़ करें, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को उन्होंने कहा यूज़ करें। इस पर ट्रंप ने कहा ये कोई ठीक नहीं हुआ है। फिर वो नेटो के अगेंस्ट भी हैं ट्रंप, वो कहता सारा बजट तो हमारा जाता है, नेटो वाला खुद तो बजट देते नहीं है। सो एक रेप तो लेकिन सर ट्रंप ने भी तो आज बयान दे दिया है, उन्होंने शाम में जो बशार अल असद की हुकूमत गिरी है उसका जिम्मेदार तुर्किया को करार दे दिया है। और साथ उन्होंने कहा है कि जो यरगमाली हैं वो हल्फ तक जो है उनको छोड़ दिया जाए, वरना उस खित्ते को जहन्नम बना दिया जाएगा। आज भी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है। क्या ट्रंप भी नया महाज खोलने जा रहे हैं? देखिए ट्रंप तो अवल महाज नहीं खोलेंगे, एक थ्रेट कर रहे हैं वो है। लेकिन देखिए यहाँ पे सीरिया की बात है, सीरिया की सिचुएशन बड़ी फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अभी आप देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो पीकेके और वाईबीजी जो कुर्द है उनके कंट्रोल में है। नॉर्थ में सीरियन फ्री आर्मी है जो टर्किश बैक्ड है, वो वहाँ पे कंट्रोल में है। हयात तहरीर शाम जो है नॉर्थ से साउथ है, इडलिब है, हम्स से, और जो आगे दमास्कस से इधर बैठे हुए हैं। साउथ में देखें अमेरिकन बेस है, और वेस्ट में आप देखें तो वहाँ पे रशियन बेसिस हैं। और अब इजराइल भी अंदर आ चुका है, गोलान से आगे आके वो अभी नॉर्थ की तरफ गया है टुवर्ड्स माउंट हर्मन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब वहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब है वो लेबनान को भी डोमिनेट करेगा और सीरिया को भी डोमिनेट करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज एक हौतीज ने बयान दिया है, जोन पर भी कब्जा कर लिया है, तो क्या इजराइल वहां पर दीगर ममालिक जो हैं उनकी मौजूदगी भी है, तुर्किया भी है, अरब भी है, ये वो तो एक बड़ी जंग वहां पर ये छिड़ सकती है? लाइकली है। अगर अब जिस तरह इजराइल ने कहा है कि ये टेम्परेरी मेजर्स के तौर पे किया है, इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल, तो लाइकली है टर्की इन्वेड आएगा, फिर टर्की उतरेगा नीचे।
सीरिया के अंदर दाखिल होगा, अरब ममालिक से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस तरह इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इजिप्ट और सऊदी अरब दो मुल्क है जो थ्रेट कर सकते हैं। और अरब लीग का आज ही इजलास हुआ है और जॉर्डन में उन्होंने उसको कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि हम इसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा अलाउ करते हैं ना, अगर इसको इजराइल को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस सेटबैक होगा अरबों के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात फरमाइएगा, ये आज ट्रंप ने अपनी हल्फ वफादारी पे बुलाया शी जिनपिंग को और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्या ये डिप्लोमेटिक स्नब है या ये क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखें, ये पहले से बातचीत चल रही थी, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री में कभी किसी प्रेसिडेंट को इस तरह नहीं इनवाइट किया गया। तो प्रेसिडेंट शी को बुलाना और ऊपर से आप बार बार ये दावे कर रहे हैं कि मैं 60% 70% सच्चा टैरिफ हम लगाएंगे और स्पेशली जो चाइना गुड्स हो उस पर लगाएंगे, तो इस तरह की बातचीत हो रही है। और देखें ना, फोकस जो था रिपब्लिकन का, दैट वाज चाइना स्पेसिफिक था और चाइना को कंटेन करना चाहते हैं आप साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में। तो चाइनीज़ तो समझते हैं और चाइनीज़ ने कहा कि ये हमारे लिए ये है कि वहाँ हम जाएं, वहाँ पे और टेकिंग सेरेमनी और वहाँ पे कोई ऐसी बात कह दें जो प्रेसिडेंट के लिए एम्बेरसमेंट हो, तो देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू अटेंड। दूसरी बात ये कि अभी मैं सवाल पूछना चाह रहा था, ये हौतीज़ ने दावा किया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया है उस पर, इसमें कितनी हकीकत है या सिंपल दावा है या इसकी सिंबॉलिकली या प्रैक्टिकली क्या अहमियत है? अभी काजी साहब, ये बहुत रिसेंट खबर है, क्योंकि अभी कोई चंद घंटे पहले यह खबर आई थी कि इन्होंने ऐसा फायर किया है नॉट, और कई सिटीज में वहाँ पे सायरन बजाए गए और मिलियंस वो शेल्टर्स में लोग चले गए थे। और उन्होंने कहा फिर एक स्ट्राइक्स भी हुई हैं यमन के अंदर यूनाइटेड स्टेट और यूके की तरफ से, तो वो भी एक खबर आ रही है। लेकिन अगर देखें कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, और हौतीस ने ये इस चीज़ को तो मनवाया है कि रेड सी के अंदर उन्होंने अपनी डोमिनेशन शो की है, क्योंकि वहाँ पे कोई और जहाज़ वगैरह गुजर नहीं सकते, इवन अमेरिकन शिप्स पे उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो है। लेकिन जब हम ओवरऑल हम बात करते हैं रीजन में, मिडिल ईस्ट में बात करते हैं, तो जो प्रॉक्सीज थे या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थे वो अभी वीक हो गए हैं। सो दैट्स वाई जब वो वीक हुए हैं तो ये सीरिया वाली सिचुएशन। साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और जिस तरह आप हमें एनलाइटन करते हैं। भी वन थिंग दैट वी कैन कंक्लूड कि आप कोई हमें देर पा अमन नज़र नहीं आ रहा जहाँ भी पहुँचा, और अगर तुर्की अंदर आ जाता है और तुर्की और इजराइल आमने सामने होते हैं, तो इस पर भी हम कल बात करेंगे कि इनका बैलेंस ऑफ फोर्सेस क्या है। आज इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।